दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिद्धिपथ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे होंगे, हम लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी थी या जो बनाई थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मुख्य परीक्षा को लेकर के जो उत्तर प्रदेश के दो प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्र फिफ्थ और सिक्स्थ, जिनको लेकर के मार्केट में कंटेंट भी बहुत सीमित है या कुछ एक कंटेंट हैं, उनको लेकर के कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म हो, कौन सा कंटेंट पढ़ा जाए, इसको लेकर के बच्चों के पास कुछ दुविधाएं रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग उत्तर प्रदेश के पेपर फिफ्थ और सिक्स्थ को लेकर के विशेष रूप से एक तैयारी करें। तो उसको देख लेकर के मैंने अभी जो एक तरीके से अपने पढ़ाने की स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को विशेष रूप से यूपी फिफ्थ और सिक्स्थ के लिए जो करंट अफेयर्स है वो अभी मैं कराता चलूँगा। इसके साथ ही आगे जब आप लोगों की जैसी डिमांड रहेगी, आप लोगों का जैसा सहयोग रहेगा, आप लोग की अपेक्षाएं रहेंगी, उसके आधार पर हम लोग इनका स्टैटिक सेक्शन भी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ प्रश्नों को लेकर के कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे उनके उत्तर दिए जाएं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उत्तर में उत्तर लेखन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब विषयों पर हम लोग एक तरीके से अपनी इस क्लासेस के दौरान चर्चा करेंगे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि मैं नियमित रूप से एक आध वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये जो हमारी रणनीति है उसके तहत मैं आपको बताता चलूँ, पढ़ाता चलूँ। तो आज इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए आज शुरुआत की गई है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले शुक्रवार को ही एक घटना हुई उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर के न्यूज़ आई थी। न्यूज़ पत्र के आधार को ही आधार बना करके हमने इस वीडियो को जो है स्टार्ट किया है, जिसमें विशेष रूप से हुआ क्या था, गत शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मिस्टर दीपक कुमार जी हैं और सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग, इन लोगों ने शुक्रवार को मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान मिस्टर वोंग साहब ने कहा कि सिंगापुर की बहुत सी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं। यह जो है मिस्टर वोंग साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार के जो विकास आयुक्त हैं, औद्योगिक विकास आयुक्त, उनसे जो है ये बात चर्चा की। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है इस पर वीडियो बनाया है, या इसके लिए कौन कौन से आयाम हो सकते हैं, इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए एक सामान्य रूप से सिंगापुर के दृष्टिकोण से भी वीडियो बनाया है, या आपको जो है समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और इसके साथ ही एक ओवरऑल अगर कोई भी बायलैटरल ऐसी चीज़ें होती हैं या उत्तर प्रदेश में निवेश, हमारे पेपर सिक्स का एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत जो भी बेसिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बेसिक आयाम हो सकते हैं, उनको लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, उनको लेकर के भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो हम अब शुरुआत करते हैं सिंगापुर को लेकर के, यूपी और सिंगापुर के बायलैटरल रिलेशंस की या एग्रीमेंट्स की। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर क्या हुआ है कि यूपी एंड जो सिंगापुर है, इन लोगों ने इन संस्थाओं के बीच या दो राज्यों के बीच क्या हो रहा है कि एक एग्रीमेंट हुआ था लगभग 20,000 करोड़ का। 20,000 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत सिंगापुर की जो संस्थाएं हैं, कुछ कंपनियां हैं, वो उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी लगभग 20,000 करोड़। इसके साथ ही एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहूँगा कि अभी गत वर्ष ही उत्तर प्रदेश में सिंगापुर की एक कंपनी ने लगभग 600 करोड़ का एक एग्रीमेंट साइन किया है। और यह 600 करोड़ का जो निवेश होगा वो नोएडा में यह एक डाटा सेंटर
स्थापित करेगी, जो कि कंपनी है कहाँ की, विशेष रूप से सिंगापुर की। और इसके साथ ही मैं आपको और बताता चलूँ कि जो सिंगापुर की अभिरुचि है, सिंगापुर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में सिंगापुर की रुचि क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में निवेश करना चाहता है सिंगापुर उत्तर प्रदेश में। तो अगर हम देखें तो इनको कुछ विषयवार देख सकते हैं या बिंदुवार समझ सकते हैं। वो इस रूप में समझ सकते हैं कि विशेष रूप से एक तो जो डाटा सेंटर एंड पार्क्स। कैसे पार्क? ये पार्क नहीं है कि आपके कॉलोनी के पार्क, आईटी पार्क्स में निवेश करना चाहता है। दूसरा, इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स में सिंगापुर निवेश करना चाहता है। तीसरा, इसके साथ ही इंफ्रा में भी निवेश करना चाहता है। और एक और डायमेंशन है जिसको लेकर के सिंगापुर को एक महारत हासिल है, और उत्तर प्रदेश इस मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। अतः उत्तर प्रदेश की अपेक्षा है, उम्मीद है कि हमारे राज्य में अन्य देश आएँ और इस क्षेत्र में निवेश करें। सिंगापुर ने इस क्षेत्र में भी रुचि जाहिर की है, तो वो है क्या है? शहरी विकास एवं अवसंरचना। इन क्षेत्रों में सिंगापुर ने विशेष रूप से रुचि जाहिर की है कि हम इसमें निवेश करेंगे। ये तो ही सामान्य रूप से सिंगापुर को निवेश की बात। अगर हम ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो निवेश आ रहा है उस निवेश के मुख्य आधार क्या हैं, तो इसको लेकर के कुछ चीज़ें हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ने के आधार आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी अगर देखा जाए 1 दशक पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को लेकर के जो विदेशी कंपनियां हैं, यहाँ तक कि घरेलू स्तर पर भी जो निवेश आता था, कंपनियां बहुत इच्छुक नहीं होती थी। आखिर मैं क्यों वहाँ पर निवेश करूँ, या मेरा निवेश कैसे जो है आउटपुट देगा, इसको लेकर के थोड़ी दुविधाएं थी कंपनियों के पास। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं संस्थागत, नीतिगत और कार्यात्मक स्तर पर, जिनको लेकर के अब न केवल घरेलू एफडीआई या निवेश कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एफडीआई और निवेश उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्तंभ हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश में कंपनियां रुचि दिखा रही हैं। इनके लिए कुछ एक बिंदु हैं, जैसे उनको समझेंगे कि जैसे पहला पॉइंट है बेहतर आधारभूत संरचना। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में, वो बेहतर हुआ है। वो कैसे बेहतर हुआ? जब चूँकि कंपनी कोई भी निवेश करती है तो उसकी अपेक्षा रहती है कि साहब आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। अगर आप बताइए क्यों कंपनी पाकिस्तान में निवेश नहीं करने जाती रही है? क्यों जो है अगर देखा जाए बिहार है, उड़ीसा है, इन राज्यों में निवेश कम आकर्षित हो रहा है? चूँकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल में देखते हैं आप, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, अब आपके पास अगर जानकारी होगी तो मुझे लग रहा है कि 21 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में अभी ऑपरेटिंग है और निर्माणाधीन है, वो अलग। इसके साथ साथ औद्योगिक कॉरिडोर में DMIC जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये कौन है? DMIC का है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इनका विकास हुआ है। इनसे क्या हुआ? परिवहनगत जो लागत है वो एक तो कम हुई है, साथ ही साथ उत्पादित जो भी उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट तक पहुंचाने में भी सुविधा हुई है इन कॉरिडोर्स के माध्यम से। इसी के साथ ही विद्युत
और जल आपूर्ति की जो व्यवस्था है उसमें भी सुधार हुआ है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर हम और देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है एयरपोर्ट्स लगभग 16 एयरपोर्ट हैं, जिसमें 5 एयरपोर्ट जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हैं, ऐसे हैं, इंटरनेशनल हैं, और शेष जो 11 एयरपोर्ट हैं वो डोमेस्टिक हैं। 11 एयरपोर्ट डोमेस्टिक हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने, इस वजह से कंपनियों की अभिरुचि या रुचि उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के बढ़ी है। अगला पॉइंट है सरकारी नीतियाँ और प्रोत्साहन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंसेंटिव्स। तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने न केवल नीतिगत स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर राज्य में सुधार किया है, बल्कि एक तरीके से पॉलिसीज़ लेवल पर भी सुधार किया है। तो पॉलिसीज़ लेवल पर सुधार के साथ ही उसने एक तो जो है इन्वेस्ट यूपी, आप सभी लोग जान रहे होंगे, इन्वेस्ट जैसी संस्था जो है गठित की गई, और जो ही इसका एक कार्य ही है, इन्वेस्ट यूपी का हेड होता है जो एक तरीके से सीईओ, वो इसका हेड होता है। तो अभी आपने देखा होगा एक आईएएस अधिकारी थे जो करप्शन के मामले में थोड़ा उन पर चर्चाएं हुई तो निलंबित भी हो गए थे, वो इन्वेस्ट यूपी से भी जुड़े हुए रहे थे। और तो इन्वेस्ट यूपी जैसी संस्था गठित की गई। साथ ही साथ उद्योग नीति 2022, एमएसएमई नीति, स्टार्टअप पॉलिसी आदि ऐसी पॉलिसीज़ आई जिसके माध्यम से क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों की रुचि बढ़ी। इतना ही नहीं, इन पॉलिसीज़ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्रीय विषमता थी, क्षेत्रीय असमानता थी निवेश को लेकर के, उनको क्या किया है, कम किया है या कम करने का प्रयास किया है। आप देखेंगे जो हमारी एमएसएमईज़ पॉलिसीज़ हैं या फिर जो स्टार्टअप पॉलिसीज़ हैं, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मध्यांचल और साथ साथ पश्चिमांचल, इन 4 क्षेत्रों में निवेश के लिए को लेकर के सब्सिडी, बिजली रियायत, भूमि खरीद आदि स्तरों पर कंपनियों को विशेष छूट देती है, जिससे कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल आदि जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर निवेश कम हुआ है, वहां पर भी निवेश बढ़े। तो इस तरीके से वहां पर भी निवेश बढ़ा है और उनको टैक्सेस में जो है और सब्सिडी में छूट दी गई है। अगला पॉइंट हम देखें, शासन में सुधार, जो गुड गवर्नेंस की जो हम बात करेंगे उसमें भी सुधार हुआ है। जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार हुआ है, करप्शन और जो है कम हुआ है, और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से शासन के स्तर पर भी रिफॉर्म हुआ है, चेंजमेंट हुआ है यूपी गवर्नमेंट में, अतः कंपनियों की रुचि बढ़ी है। इसी के साथ हम बात करेंगे सुरक्षा और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की। तो लॉ एंड ऑर्डर में भी चूँकि कोई भी निवेशक चाहता है सबसे पहले हमारा निवेश सुरक्षित रहे, इस वजह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जब बेहतर हुआ है तो निवेशकों में विश्वास बढ़ा, और वहाँ पर टीसीएस, अडानी, हल्दीराम, माइक्रोसॉफ्ट आदि जैसी कंपनियों ने निवेश किया है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही अभी उत्तर प्रदेश में माइक्रोसॉफ्ट, नोएडा में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उद्घाटन किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना आउटलेट खोला है एक तरीके से। इसी के साथ साथ कौशल विकास और मानव संसाधन की जब हम बात करेंगे तो इनमें चूँकि यहाँ पर यूपी कौशल विकास मिशन एक अलग से प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, तो किया है यूपी गवर्नमेंट में। तो इसकी वजह से जो स्किल्ड लेबर है, कंपनियों को क्या चाहिए भाई, कंपनियां अब अगर अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिका से तो लेबर लेके आएगी नहीं, उसको लेबर लोकल चाहिए, क्योंकि अगर लोकल लेबर रहेगी तो उसकी जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगी। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश ने जो यूपी कौशल विकास मिशन है इसको स्टार्ट किया है। इस कारण उत्तर प्रदेश में निवेश क्या हुआ है, बढ़ा है, निवेशकों की रुचि बढ़ी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति और बाज़ार की स्थिति है, जो जोग्राफिकल एंड मार्केट जो एडवांटेज हैं वो भी उत्तर प्रदेश को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है एक तरीके से लैंडलॉक्ड है, आप सभी जानते हैं, नौ अन्य राज्यों से जुड़ाव है। इससे भी बड़ी चीज़ है एक वो ये कि यह एनसीआर रीजन में उत्तर प्रदेश के मुझे लगा 5 शायद ज़िले आते हैं, देख लीजिएगा आप लोग।
तो गाज़ियाबाद, नोएडा, बागपत, ये सब जो है हापुड़, ये सब ज़िले आते हैं। तो इस वजह से इसकी अवस्थिति के कारण भी निवेशकों की रुचि बढ़ी है। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स किए जिनसे निवेशकों को बताया कि साहब आप आइए और हमारे यहाँ निवेश करिए। तो इसके अंतर्गत जो GIS 2023 का आयोजन किया गया था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके अंतर्गत आपने प्रीलिम में भी खूब पढ़ा होगा कि 35 लाख करोड़ से के जो प्रस्ताव आए थे, उसमें जो है सिंगापुर, जापान, UAE, UK, इन जैसे देशों ने विशेष रूप से रुचि दिखाई थी। और GIS 2023 की सफलता को ही ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब और जो है एक तरीके से अपनी रुचि दिखाई है GIS 2 के लिए, 2.0 के लिए। तो वो उनका प्लान है कि हम एक फिर से सबमिट करेंगे और उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करेंगे। इसके लिए जो है रोड शो विभिन्न बड़े शहरों में, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में कर रही है। साथ ही साथ विदेशों में भी ऐसे रोड शो यूपी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में के बारे में लोग जानें और यहाँ पर निवेश करने के लिए आएँ। इसी के साथ में अंतिम पॉइंट है सेक्टर आधारित निवेश वृद्धि है। खासकर जो उभरते हुए सेक्टर, ये आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो निवेश का ट्रेंड है या प्रवृत्ति है, उसमें परिवर्तन हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में निवेश के जो नए उभरते क्षेत्र है, हो सकता है इसको लेकर प्रश्न बना दिए, आप इसको ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। ये जो है, इससे एक नया प्रश्न भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में निवेश के उभरते हुए क्षेत्रों पर चर्चा करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि परंपरागत क्षेत्रों की तुलना में नए उभरते हुए क्षेत्र निवेश को अधिक आकर्षित करते हैं, कैसे और क्यों आदि इस तरीके का प्रश्न बना सकता है। तो इसके लिए पिलर्स के रूप में इन पॉइंट्स को आप लेंगे कि नए उभरते हुए क्षेत्र क्या हैं। IT, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल, ये सब क्या हैं, उभरते हुए क्षेत्र हैं। इन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष रणनीति बनाई है, पॉलिसीज़ बनाई हैं। आप देखेंगे पिछले 7 वर्षों में इन हर एक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी आई है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग पॉलिसी आई है, टूरिज्म पॉलिसी आई है, टेक्सटाइल पॉलिसी आई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल पॉलिसीज़ बना करके निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे, आखिर जो ये निवेश आएगा तो इसका उत्तर प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम इस पर चर्चा करें या इस बिंदु से देखें, तो अनडाउटली जो निवेश आता है उसके सामान्य रूप से प्रभाव जो रहते हैं उन्हीं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी प्रभाव पड़ेंगे। जैसे एक तो रोज़गार सृजन, जब रोज़गार का सृजन होगा तो इसका क्या सकारात्मक एक प्रभाव पड़ेगा, जो एक तरीके से प्रवसन की समस्या थी, ठीक है, प्रवसन, जो लोग चले जा रहे थे मुंबई कमाने के लिए, दिल्ली कमाने के लिए, अन्य राज्यों में कमाने के लिए, तो उनमें कमी आएगी, उनको लोगों को स्थानीय स्तर पर रोज़गार मिलेगा। साथ ही साथ नए उद्योग और परियोजनाओं से लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट आदि होगा तो रोज़गार मिलेगा। तो इस तरीके से रोज़गार में वृद्धि होगी। इसी के साथ में ही राजस्व में भी वृद्धि होगी। जैसे जो आपने देखा होगा, यूपी स्टेटमेंट का जो GST कलेक्शन है वो बढ़ा है, साथ ही साथ जो स्टैंप ड्यूटी आदि भी बढ़ी है। तो इससे कुल मिलाकर के जो राज्य की आय बढ़ेगी और राज्य का जो टारगेट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, $1 ट्रिलियन, तो वो उस टारगेट को उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी से प्राप्त कर सकेगी। और इसी तरीके से जब आप देखेंगे कि जब सीधी सी बात निवेश आएगा तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़ेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है कि क्या हो रहा है कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा, साथ ही साथ कॉरिडोर का विकास होगा। MSME सेक्टर को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में AICT लखनऊ में विकसित की जा रही है। साथ ही साथ जो है ये डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है ये है। इसके साथ में ही ब्रह्मोस मिसाइल का सेंटर जो है वो जो लखनऊ में प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। अभी कुछ महीने पहले ही न्यूज़ में था, आपने पढ़ा भी होगा कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का की पहली खेप एक तरीके से तैयार हो गई है। तो कुल मिलाकर के जो है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का इसके माध्यम से होगा। शहरीकरण बढ़ेगा, वो सब सामान्य ही पॉइंट है, आप लोग सभी सोच के लिख देंगे, क्योंकि
जब सीधी सी बात है, जब कंपनियां निवेश करेंगी तो उससे क्या होगा कि अर्बनाइजेशन में वृद्धि होगी, नए औद्योगिक शहर बनेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक नया औद्योगिक शहर बना रहा है उत्तर प्रदेश, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा प्रिलिमिनरी के दौरान, प्री के दौरान, कि बीडा बना रहा है। बीडा, बीडा के नाम सुना होगा आप लोगों ने। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, जैसे नोएडा है वैसे ही बीडा बना रहा है। इसका उद्देश्य है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। इसी तरीके से स्मार्ट सिटी बनेगी। तो स्मार्ट सिटीज़ में आप जानते हैं जो सेंटर की स्मार्ट सिटीज़ हैं वो उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, 10। साथ ही साथ राज्य स्मार्ट सिटी जो योजना है उसके अंतर्गत भी 6 शायद या 7, देख लीजिएगा आप लोग, 6 स्मार्ट सिटीज़ का एक तरीके से विकास का लक्ष्य रखा गया है। तो कुल मिलाकर के अगर 6 रखा जाए तो 16 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में बनने वाली हैं। इनके लिए केंद्र और राज्य सरकारें पृथकता और समन्वयता मिल करके और अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ ही जब चूँकि हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो उसमें सड़क है, रेल, बिजली, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, इन सब में का ग्रोथ होगा। लॉजिस्टिक्स में आप जानते हैं कि जो बनारस में एक तरीके से लॉजिस्टिक लेवल जो लॉजिस्टिक हब बन रहा है, जिसमें मल्टी लेवल में क्या होता है कि उसमें रोड की भी कनेक्टिविटी होगी, साथ ही साथ जल की भी होगी, एयरपोर्ट की भी होगी, रेलवे की भी होगी। तो बनारस में इसका एक नोड बन रहा है। और इसी तरीके से लॉजिस्टिक्स के लिए और जो है सेक्टोरल लॉजिस्टिक्स बन रहे हैं, जैसे वेयर हाउसिंग है या फिर ऐसे और भी सेक्टर्स हैं जहां पर अलग अलग लॉजिस्टिक्स का एक नेटवर्क बनता जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। इसी तरीके से कुल मिलाकर इसका एक प्रभाव ये होगा कि निवेशकों पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। पहले अंबानी महोदय अगर आने के लिए सोचते थे, अडानी महोदय आने के लिए सोचते थे, या कोई विदेशी कंपनी आने के लिए सोचती थी, तो उसमें डर था कि भाई कैसे मैं निवेश करूं। वहां पर पता लगा कि मुझसे रंगदारी, बिहार में निवेश कम होने की समस्या क्या है या मूल कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक तो जो है जो पूंजी लगाएगा उसकी पूंजी सुरक्षित नहीं है। चीन क्यों भागते हैं लोग, सिंगापुर क्यों भागते हैं, उसकी यही वजह है क्योंकि वहाँ पर उनकी पूंजी सुरक्षित है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम होता है। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पर किसी गुंडे का फ़ोन आ गया कि साहब इतनी लेवी दे दो, इतना जो है आप अगर नहीं दोगे तो हम आपकी कंपनी कर देंगे, आपके मैनेजर को मार देंगे। ऐसी चीज़ों से निवेशक सुरक्षा चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश को अगर जो निवेश बढ़ा है तो इससे निवेशकों का विश्वास उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि का भी जो है की वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है चल रही हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर को लेकर के जो एफएओएज हैं, ठीक है। तो एफएओ की भी जो है एक तरीके से इसके माध्यम से जो है छोटे लेवल पर, स्थानीय स्तर पर सहकारी कृषि को विकास किया जा रहा है। तो इससे जो है और फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत जो यूनिट्स लगाई जा रही हैं, तो ये कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल देंगे। इसी तरीके से सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है। इसका विशेष रूप से आईटी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में जो है नए अवसर क्रिएट हो रहे हैं। सेवा क्षेत्र में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष रूप से उत्तर भारत के जो हब हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर सेक्टर आदि के, तो इनका जो है एक तरीके से हब फॉर्म में या एक सेंटर के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार विकास कर रही है। इसी के साथ ही राज्य की आर्थिक वृद्धि दर भी बढ़ी है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की अगर वृद्धि दर देखी जाए तो पिछले 5 वर्षों में अगर उत्तर प्रदेश की विकास वृद्धि दर देखी जाए तो ये लगभग 2 अंकों के बीच रही है। अप डाउन रहे हैं। कभी पता लगा कि 9% भी हो गई, कभी 18%, 19% हो रही है, कभी 11% हो रही है, 11.5% हो रही है। लेकिन एक औसत देखा जाए 5 वर्षों में दहाई का अंक हमने आर्थिक वृद्धि के स्तर पर हासिल किया है या उसको मेंटेन किया है। इसी तरह जब चूंकि सब विकास होंगे तो सीधी सी बात है सामाजिक विकास भी होगा।
बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली में हमने हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज आदि खोलने का एक तरीके से हम काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये लक्ष्य है कि हमारा ज़िले में जो है एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। इसी के साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ खोल रही हैं। कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में हर जो है मंडल स्तर पर जो सरकार की रणनीति है कि हर मंडल स्तर पर एक विश्वविद्यालय हो। अभी आपने देखा होगा 2021 में शायद, अभी जो 21 या 23 में अभी 3 विश्वविद्यालय बन रहे हैं, देवी पाटन का, उसके बाद मुरादाबाद का और विंध्याचल के, ये विश्वविद्यालय बन रहे हैं। तो शिक्षा आदि के क्षेत्र पर भी एक तरीके से इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है आपके लिए जानने के लिए, वो ये कि उत्तर प्रदेश सरकार जो निवेश आकर्षित कर रही है, इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, कैसे निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रही है, इन बिंदुओं पर भी सोचना जरूरी है। तो कौन कौन है उनको हम बिंदुवार समझने की कोशिश करेंगे। कि एक तो यूपी ने, अभी हमने चर्चा की थी, निवेश नीति का निर्माण किया है। तो इसके अंतर्गत जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 आई, एमएसएमई पॉलिसी आई, आईटी पॉलिसी आई, स्टार्टअप पॉलिसी आई, ये आई। साथ ही साथ सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया, यूपी इन्वेस्ट की संस्था की भी स्थापना की गई। तो अभी हम लोग इस पर विस्तृत रूप से पीछे चर्चा कर चुके थे। अब इस पर भी चर्चा कर चुके GIS 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 यह जो है बहुत सफल रहा। और अब जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश चाहते ही है कि GIS 2.0 हम लॉन्च करें, जिससे हम निवेश को और आकर्षित करें। तो GIS सिस्टम जो है यूपी का एक सफल इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने में सफल रहा है। तो इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पार्क और कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने चर्चा की थी कि डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें 6 नोड्स बनाए जा रहे हैं। नोड का मतलब होता है कि उन 6 नोड्स पे हम डिफेंस से रिलेटेड एक तरीके से प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, या प्रोडक्शन हब वो 6 पॉइंट्स में बनाएंगे, तो वही नोड हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जा रही है, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, औद्योगिक गलियारे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो अभी हमने DMIC की चर्चा की थी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा हिस्से से गुजरता है जितने भी राज्य हैं। और इसी तरीके से AICT भी लखनऊ में बनाई जा रही है, आपके पास जानकारी होगी। AICT जो कि कौन बना रहा है आपको जानकारी? माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर देखा, इंफ्रा पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, फ्रेट कॉरिडोर आदि का विस्तार पर जो है फोकस किया। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार कर रही है गवर्नमेंट। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो उत्तर प्रदेश ये का एक मिशन है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जैसे भारत सरकार का मिशन है, वैसे ही राज्य सरकार ने जो लोग भारत सरकार के मिशन के अंतर्गत नहीं आ पा रहे हैं, या जो उनकी भारत सरकार की एक सीमा थी कि हम भाई राज्य को इतनी ही सुविधा दे पाएंगे, लेकिन राज्य सरकार की डिमांड अलग थी। चूँकि हमारे पास 22 करोड़ पॉपुलेशन है, अब तो 25 करोड़ भी मानते हैं। तो इतनी पॉपुलेशन के लिए सीधी सी बात है, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए राज्य सरकार ने अपना भी एक कौशल विकास मिशन चलाया है। तो इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनको और एक तरीके से कर और रियायतें भी दे रही है गवर्नमेंट, जो मैंने अभी चर्चा की थी कि जैसे सेक्टोरल जो एक तरीके से इनइक्वालिटी है कि भाई बुंदेलखंड में निवेश कम है, पूर्वांचल में निवेश कम है, पश्चिम के लिए सभी निवेशक चाहते हैं कि हम पश्चिम में इन्वेस्ट कर दें, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो ये सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो बुंदेलखंड है, पूर्वांचल हैं, इन क्षेत्रों को लेकर के विशेष रूप से पॉलिसी बनाई कि साहब आप यहाँ अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको सब्सिडी ज़्यादा देंगे, हम आप पर जो स्टाम्प ड्यूटी है वो कम लेंगे आपसे, आपको बिजली की सुविधा देंगे, आपको इवन अगर आप इतने करोड़ की इन्वेस्ट कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो इस स्थिति में इतने किलोमीटर तक की सड़क की सुविधा भी हम आपको के लिए विशेष रूप से बनाएंगे। तो ऐसी पॉलिसीज़ बना करके जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, समग्र यूपी विकास की अवधारणा है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार साकार करने के लिए प्रयास कर रही है। इसी तरीके से विदेशी सहयोग और रोड शो, जो अभी मैंने ऊपर चर्चा की थी कि सिंगापुर, जापान, अमेरिका, UAE आदि देशों में निवेश आकर्षित करने के लिए
ऐसे रोड शो किए जाते हैं। वहाँ के जो एम्बेसी है, उन एम्बेसी से उत्तर प्रदेश के जो है कुछ एक आईएएस लेवल के अधिकारी और उस विभाग से संबंधित लोग जाते हैं, यूपी इन्वेस्ट यूपी आदि से जुड़े लोग, और वहाँ पर एक रोड शो ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बताते हैं कि साहब आप बताते हैं लोगों को, निवेशकों को, वहाँ के क्षेत्रीय निवेशकों को कि भाई आप आइए उत्तर प्रदेश में निवेश करिए। उसका दिखाते हैं कि हमारे यहाँ इतना जो है ग्रोथ रेट है, इतना जो है ग्रोथ हमने किया है, इतने निवेशक अभी हाल के वर्षों में आए। कुल मिलाकर के इस तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार घरेलू निवेश के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निवेश को भी आकर्षित कर रही है। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक को हमने एक तरीके से जो स्टैटिक सेक्शन होते थे उनके माध्यम से भी अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और देखिए, चूँकि मुझसे बहुत से लोग नए होंगे और साथ ही साथ हमारे बारे में नहीं जानकारी होगी, तो अब और मैंने भी यूपी पेपर 5th और 6th के लिए अभी पढ़ाना शुरू किया है। वैसे तो मेरा आरओ का भी बैच चलता है यहाँ पर, और उसके साथ साथ में पीसीएस के भी जो है क्लासेस चलती रहती हैं। तो इसमें यूपी स्पेशल के लिए जो है मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाना। तो इसमें आप लोगों का सहयोग और प्रोत्साहन चाहिए। तो जो लोग नए होंगे वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों में शेयर भी कर लेंगे, जिससे आप, और उन्हीं दोस्तों को ज़्यादातर शेयर करिए जो आपकी पढ़ाई से जुड़े हों। और अनावश्यक भीड़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ने वाले लोग हों वो जुड़े, वो अच्छी बात है। तो आप चीज़ों को जो है अगर आप जो है उस रूप में थोड़ा शेयर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उनको मैं आपके कमेंट के माध्यम से, उत्तर के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।